हेलो स्टूडेंट। तो हमने जो मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्र स्टार्ट किया है, उसका पहले चैप्टर का तीसरा टॉपिक वो है आपका अरब दुनिया। उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट टिक मार्क करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अरब दुनिया। पहला पॉइंट है 7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। ओके, अब इसका अभी दूसरा पॉइंट है आपका आरंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल था। ये या दो पॉइंट आप टिक मार्क कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें तीसरा है अरब कबीलों के अंदरूनी मतभेदों और गृहयुद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा सत्ता खो बैठा और अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। उसका सब पॉइंट है, मतलब जो थर्ड पॉइंट है ना, उसका सब पॉइंट है कि अभी इस खलीफे ने क्या किया। उसने नव स्थापित नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। सेकेंड सब पॉइंट है अब्बासी स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले से संबंधित होने का दावा करते थे। ओके, अब इसी का थर्ड पॉइंट है लगभग 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्य में से एक रहा। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट। 3 हो गया, 3 का 3 सब पॉइंट है। फर्स्ट है, सेकेंड का कोई सब पॉइंट नहीं है, 3 का 3 सब पॉइंट है अब्बासी के बारे में। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट अब्बासी खलीफा पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ क्षेत्रों को ही नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि भूमध्य सागर के क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक नगरों पर भी उनका नियंत्रण था। मतलब क्या है कि अब्बासी खलीफा सिर्फ पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका पे ही नहीं नियंत्रण करते थे, बल्कि वो भूमध्य सागर को भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर भी नियंत्रण रखते थे। ओके, अभी फिफ्थ पॉइंट है अरब पक्के सौदागर थे तथा इस काल में वे जल्दी सबसे उद्यमी और धनी सौदागरों और समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर हो गए। अभी नेक्स्ट पेज पे है 6 पॉइंट अरबों ने सोने के दिनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, जो दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गई। इसका सब पॉइंट है यह सब अफ्रीकी सोना तक अरबों की पहुंच के कारण संभव हुआ। मतलब अरब के पास अपना सोना नहीं था, वो अफ्रीका से सोना लाता था, मतलब वो अफ्रीकी सोना तक पहुंच चुका था। 7 पॉइंट है इस काल के सबसे मशहूर खलीफा अल मामून और हारून अल रशीद थे। आपको कोई भी पूछ सकता है कि अरब के काल के सबसे मशहूर खलीफा कौन थे, तो अल मामून और हारून अल रशीद थे। ओके, उसके बाद 8 पॉइंट है प्रशासन चलाने के लिए ईसाई व यहूदी जैसे गैर मुसलमानों को तथा गैर अरबों को भी नियुक्त करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी, खासकर ईरानियों को, जिनमें से अनेक पारसी और बौद्ध थे। मतलब ये जो थे ना, मतलब अल मसूदी, मतलब ये जो खलीफा थे वो ना, ये नहीं था कि सिर्फ अरबी लोगों को ही नियुक्त करते थे, गैर अरबी लोगों को भी नियुक्त करते थे, गैर मुसलमानों को भी नियुक्त करते थे। तो मतलब सभी धर्मों को अपने में मिलाते थे। अभी 9th है खलीफा अल मामून ने यूनानी बैजेंतीनी आपको पता है क्या है? पूर्वी यूरोप की राजधानी थी बैजेंतीनी। मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें है यूरोप वाला जो टॉपिक है, उसमें बताया गया है। तो खलीफा अल मामून ने यूनानी, बैजेंतीनी, ईरानी और भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का भी अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए
एक मिनट। अरबों अनुकारने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत की स्थापना की। ज्ञान गृह बैकमक उसमें को क्या बोलते हैं, ज्ञान गृह, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10th। 8वीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम बन गए। ओके। उसके बाद 11 पॉइंट देखिए। 10वीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को योगदान कर सके। मतलब धीरे धीरे अरब बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा था। लास्ट पॉइंट है आपका 12th पॉइंट। भारत और पड़ोसी देशों के बारे में अरब व्यापारियों के वृत्तांत हमारे लिए जानकारी के उपयोगी स्रोत हैं। तो ये अरब से रिलेटेड था। मतलब अरब वाले टॉपिक में आपको टोटल 12 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। क्या पूरा पढ़ने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप पहले ये 12 पॉइंट पढ़ लीजिए, और यदि आपके पास बुक है तो एक बार रीडिंग मार दीजिए, नहीं है तो ये 12 पॉइंट आप लिख के अपने बुक पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।